very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, हम लोग क्या करते हैं इस चैनल पे, हम लोग जो है बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ और जिनका सब्जेक्ट जो है वो है लेबर लॉस, ठीक है। और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर या जो PSU की तैयारी कर रहे हैं जिनका स्ट्रीम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो उसके लिए हम लोग इस चैनल पे टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्लासेस हम लोग इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी जो है अभी हम लोगों का क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है, 5 नवंबर को 5 ऑफ नवंबर को वो शेड्यूल हुआ है लेबर लॉस कोड 55 का एग्जामिनेशन। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, तो आज की क्लास में भी हम लोग वही करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या जो आगे जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, तो अभी हम लोग आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्लास में बीच बीच में मैं जो दूसरे टर्म्स हैं उससे रिलेटेड, वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगी, उनको भी बताऊँगी। तो इसीलिए आप जो है एक पेपर और नोट पे एक जो है नोट पैड और एक पेन आप लेके बैठो, जो टर्म्स हैं मैं आपको बताती चलती हूँ, आप उसे प्लीज़ नोट डाउन करते रहो बिकॉज आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है CIRO अप्रोच टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, आपको बताना है कि जो CIRO अप्रोच है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, फाइन, तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। तो हम लोग ने जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई ट्रेनिंग में जो जॉब को करने के लिए पर्टिकुलर स्किल चाहिए होती है वो चीज़ें सिखाई जाती है, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड होता है ट्रेनिंग। और अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट बेसिकली आपका फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि फ्यूचर में जो है वो एम्प्लॉय कहाँ पे रहेगा, ठीक है, कौन सी डेजिग्नेशन होल्ड करेगा, तो उन सारी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है। बेसिकली उसके कंसेप्चुअल स्किल्स जो होते हैं ना उस पर वर्क किया जाता है। ओके, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बेसिकली ये दोनों चीज़ें होती हैं, और जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसको मेज़र करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स यूज़ होते हैं। तो ये जो जनरली जो टूल्स बने थे ये सब क्या करते थे, जब आपका ये प्रोग्राम हो जाता था यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की चीज़ें ओवर हो जाती थी तब उसको मेज़र की जाती थी। लेकिन जो CIRO का अप्रोच आया तो ये जो है दोनों तरफ फोकस था, यानी कि CIRO ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनिशिएट होने से पहले यानी उसके स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता था, इम्प्लीमेंट हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि जब ये कंप्लीट हो जाता था ये प्रोग्राम तो उसके बाद उसको मेज़र किया जाता था, यानी कि ये जो है इस आपके ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले से शुरू होता है, CIRO इम्प्लीमेंट होता है और ख़त्म होने के बाद तक वो रहता है, ठीक है। उसके बाद भी उसका मतलब आपको उसको फीडबैक वगैरह सारी चीज़ें आप लेते रहते हो। फाइन, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें बेसिकली आपके कंटेक्स्ट को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि आपके चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि आप किस विषय में किस चीज़ को लेकर के आप ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, और हम लोगों ने अभी बात की कि ये पहले ही हो जाता है तो डेफिनेटली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो इनपुट आप ले रहे हो, ओके, तो उस चीज़ को भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, दो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएंगी, कंटेक्स्ट भी हो जाएगा और इनपुट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 में मिल रहा है, ठीक है। अभी देखिए इनपुट आपको पता चल गया, आपने इनपुट को भी एनालाइज कर लिया। अब क्या होगा, आप ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दोगे और जब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने या साथ में चलता रहेगा तो अपने एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन जो है वो नोट करोगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका थर्ड क्या होगा, इसमें आपका रिएक्शन आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से जब ये रिएक्शन तो आप नोट करते जाओगे और अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा यानी जो कि आउटपुट मिलेगा उससे आप मेजर करोगे कि ये प्रोग्राम आपका कितना सक्सेसफुल हुआ। तो यानी कि क्या हुआ आंसर, कंटेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन एंड आउटपुट, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और कभी अगर आपसे इंटरव्यू में या किसी और दूसरे एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर CIRO और बाकी सारे ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो अप्रोच
होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपको याद रखना है कि CIRO क्या होता है, वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने से पहले ही लागू हो जाता है और उसके प्रोग्राम खत्म होने के बाद तक वो चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, जिसमें कि कंटेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन एंड आउटपुट। ओके, तो ये चारों चीजें इसमें आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ बैरियर टू एडवांसमेंट टू द हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, अक्सर आप देखे होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चीजें रखी जाती हैं जो लिमिटेड होती हैं, यानी मेन तक लिमिटेड होती हैं या हायर क्लासेस के लिए जो है वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एक समय ऐसा था कि जहाँ पे जो मेन होते थे उनको बेनिफिट मिलता था, उनको प्रमोशन दिया जाता था, उनकी पे स्किल ज़्यादा रखी जाती थी। विमेन और माइनॉरिटीज़ अक्सर इन चीज़ों से क्या करते थे, सफ़र करते थे। ओके, तो जो है एक मार्लिन लोडेन करके एक लेडी थी, तो उन्होंने इसी चीज़ को देखा, उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने एक टर्म दिया। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड टर्म दिया जिसको क्या कहा जाता था, ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या हुआ कि भाई एक मेटाफोर है जिसका मतलब क्या है, एक इनविजिबल बैरियर है जो कि औरतों को और माइनॉरिटीज को प्रिवेंट करता है हायरकी की, यानी कि जो अपर पोजीशंस होती है उनको ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि ग्लास सीलिंग में क्या हो रहा है, जो औरतें हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको जो है अपना हक वैसे नहीं मिल पा रहा है, उनको जो प्रमोशंस और जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और ये ग्लास क्यों है, ग्लास का टर्म क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये इनविजिबल बैरियर है। ठीक है, यानी कि हम लोग आर पार देख रहे हैं, हम लोग ये पारदर्शी है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो बैरियर लगाया नहीं गया है। ओके, तो यहाँ पे इस टर्म को क्या कहा जाता है, ग्लास सीलिंग कहा जाता है। फाइन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो इनको किसने दिया था, ग्लास सीलिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये टर्म किसने दिया था, तो मार्लिन लोडेन ने दिया था। ठीक है, मार्लिन लोडेन लेडी का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द करियर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो करियर मैनेजमेंट प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था। इस प्रोसेस में जो है बेसिकली आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो करियर मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या, हम लोग सपोज कीजिए कि अभी मैंने अपना समझो स्कूल पास आउट किया। ठीक है, तो स्कूल पास आउट करने के बाद हम सब लोग ने यही सोचा कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग किए थे। ठीक है, स्कूल पास आउट करने के बाद किए थे, इसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद किया, फिर MBA के बाद किया, फिर उसके बाद अपना इस समय भी कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये जो है ना बेसिकली करियर मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें यही सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन से स्टेप इसमें नहीं आएंगे। तो करियर मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अपना करियर जो है डिसाइड करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, अपने अंदर देखोगे। राइट, आप देखोगे कि भाई मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, तो यानी आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे और असेसमेंट करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये तो स्टेप है, सेल्फ असेसमेंट और एक्सप्लोरेशन, आपका ये स्टेप तो इसमें रहेगा ही रहेगा। फाइन, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपने अपने बारे में जान लिया, आप देखोगे कि करियर ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, आप ये करोगे, आप करियर ऑप्शंस देखोगे, और इसको करने के बाद आप क्या करोगे, करियर ऑप्शन आपने देखा और करियर को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर कोई एक ही बार में एक प्रॉपर करियर तो चूज करके उसमें बढ़ नहीं जाता। हम लोग एक में जाते हैं, फिर हम लोग को नहीं समझ में आता, फिर हम लोग दूसरे में जाते हैं, फिर हम लोगों को अगर वो नहीं समझ में आता हम लोग तीसरे में जाते हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन और ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, ये हमेशा चलता रहता है। राइट, तो ये जो है आपका बेसिकली थर्ड स्टेप हो गया, यानी कि सबसे पहले आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन असेसमेंट किया, अपने बारे में जाना, फिर आपने करियर को रिसर्च किया, और फिर तीसरा आपने क्या, करियर पे एक्सप्लोरेशन किया और एक्सपेरिमेंटेशन किया। फाइन, फिर आप
होता है डिसीजन मेकिंग एंड फिर करियर सिलेक्शन। ठीक है, आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें जो है डिसीजन मतलब अपना डिसीजन लेते हो कि भाई मैंने यहाँ 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 ट्राई कर लिया, यहाँ 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 एक्सप्लोर कर लिया, अब मेरे लिए कौन सा सही है। ठीक है, और फिर आपने उस हिसाब से अपना करियर सिलेक्शन जो है वो कर लिया। ठीक है, और करियर सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, एक फाइनल प्लानिंग करोगे और उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, यानी जो आपने अपने लिए सर्च किया है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। फाइन, तो यहाँ पे आपका एक्शन प्लानिंग भी आ गया, तो यानी एक्शन प्लानिंग भी करियर मैनेजमेंट प्रोसेस का एक जो है क्या है, पार्ट है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके इसके आंसर नहीं होंगे, बिकॉज ये सब स्टेज हैं करियर मैनेजमेंट प्रोसेस में और आपको बताना है कि कौन सा स्टेप नहीं है। ओके, तो आपने अब क्या किया, अपने करियर को डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से आपने एक फाइनल प्लानिंग बना लिया, एक्शन बना लिया, और उसके बाद आप क्या किया, अब उसी से रिलेटेड आप क्या करोगे, जॉब सर्च करोगे। फाइन, तो आपका एक अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आप उसमें जॉब सर्च करोगे और जॉब सर्च करने के बाद उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लोगे। फाइन, तो अब देखिए, अब इन दोनों में अब ये दोनों तो क्लियर कट आ रहा था, ठीक है, आपके स्टेप में आ रहा था, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आखिर कौन सा ऐसी चीज है जो करियर मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे जब भी हम लोग अपने करियर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे गार्जियन का, हमारे जो है फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, इन सब का क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज दे गाइड अस इन चूजिंग द राइट करियर। हमेशा पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमारा बच्चा तो ये बनेगा, फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं इसमें स्कोप है, इसमें चल जाए, टीचर्स कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम ये चीजें ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक लगातार क्या मिलती है, मेंटरिंग मिलती है करियर मैनेजमेंट प्रोसेस के समय। राइट, तो मेंटरिंग में क्या होगा, इसका स्टेप होगा, यानी कि जो नहीं है वो क्या नहीं है, वो आपका बेसिकली रियलिटी चेक नहीं है, यानी कि रियलिटी चेक जो है आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि रियलिटी चेक आपका इसका स्टेप नहीं है। फाइन, तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग करियर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे कि जो है करियर मैनेजमेंट में क्या होता है, करियर मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग एक स्टेप के थ्रू जाते हैं और अपना जो है गोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमें किस में करियर बनाना है, इसके लिए हम लोग खुद को एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है, हम लोग करियर पे ट्राई करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर सही डिसीजन लेके करियर को सेलेक्ट करते हैं, फिर फाइनल प्लानिंग करते हैं, एक्शन प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद जॉब सर्च करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इन सारे प्रोसेस के समय हमारी एक लगातार मेंटरिंग चलती रहती है, जो कि हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स और हमारे जो है कलीग्स, फ्रेंड्स, ये सारे लोग हमें गाइड करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, रियलिटी चेक होगा, जो कि करियर मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको बताना है मार्विन विसबॉर्ड 6 बॉक्स मॉडल। ठीक है, आपको जो है मार्विन विसबॉर्ड है उनके 6 बॉक्स मॉडल को जो है बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये मॉडल बेसिकली किस लिए बना था, मार्विन विसबॉर्ड ने इस मॉडल को बनाया था कि बेसिकली ये एक प्रॉपर एक्सेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग में है, ठीक है, काम कर रही है, तो उसको कैसे काम करना चाहिए। अब आप ऐसे देखो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, अगर वो काम करना शुरू करना है तो सबसे पहले वो क्या देखेगी, सबसे पहले वो देखेगी ना कि उसका पर्पस क्या है, वो आई क्यों है। ठीक है, विजन, वो मिशन, यही तो सारी चीजें हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है। तो इसमें जो है 6 बॉक्स मॉडल में उन्होंने बेसिकली सबसे पहले बात की थी पर्पस की ही बात की थी। ठीक है, कि वो क्यों बना है। राइट, उसके बाद उन्होंने क्या बात की, उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की। पर्पस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, उसी हिसाब से फिर आप बाकी सारी चीजें डिसाइड करते हो। राइट, उसके बाद सेकंड बात की, स्ट्रक्चर की बात की। अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यही वो वहाँ के काम के फ्लो को, वहाँ पे जो वर्क फ्लो हो रहा है वो सारी चीजें कैसी होगी, ये चीजें डिसाइड करेगा। ओके, तो आप पर्पस हो गया, फिर स्ट्रक्चर की बात हुई। थर्ड क्या आता है भाई, हम लोग ने बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, अब उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा वो बॉन्ड एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, ये भी बहुत मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है,
ठीक है। तो नॉर्मली आप ये समझो कि मार्विन वेस्टबोर्ड के 6 बॉक्स मॉडल में उन्होंने 6 चीज़ों के बारे में बात की थी जो कि ज़रूरी है जानना, क्लियर करना कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है और वहाँ के लोगों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को क्या रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। तो यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड तो डेफिनेटली आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड आपका डेफिनेटली इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव को भी ऑप्शन है, तो हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब रिवॉर्ड भी आप अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो, सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के लिए। अगर एम्प्लॉय को अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास एक अच्छे लोग हों, आज अच्छे आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट हो, सब कुछ एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होगी, एक अच्छी लीडरशिप हो। अगर एक अच्छी लीडरशिप होगी तो बेसिकली क्या होगा, लीडरशिप अच्छी होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करेगी, फाइन। तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप भी आंसर होगा, राइट। और स्ट्रक्चर की बात तो अभी हम लोग ने कर ही ली थी, स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपकी तीनों चीजें ही, यानी कि लीडरशिप, रिवॉर्ड और स्ट्रक्चर, तीनों चीजें ही इंक्लूड होती हैं, फाइन। तो आपकी हम लोग ने क्या क्या बात किया कि इस बॉक्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, पर्पज होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिर रिलेशनशिप होता है, रिवॉर्ड्स आप क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड के बाद आप लीडरशिप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके बाद आपको क्या चीज देखना है, हेल्पफुल मैकेनिज्म, ठीक है। आपको क्या क्या बेनिफिट्स, कौन कौन से मैकेनिज्म है जो उसका पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर पोटेंशियल अप्रेजल की बात करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, फाइन। तो ये आपकी 6 चीजें थी। अब उन 6 के हिसाब से ये तीनों ही चीजें आपके इस बॉक्स में 6 बॉक्स मॉडल में आती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे आंसर जो है वो चीजें पूछ सकते हो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, मोशन स्टडी वॉज इनिशिएटेड बाई, ठीक है। आपको बताना है कि मोशन स्टडी जो है वो किसने इनिशिएट की थी, ओके। तो हम सारे लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग ने FW टेलर की जब थ्योरीज पढ़ी थी, तो हम लोग ने देखा था कि उन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की बात की थी, जिसमें उन्होंने टाइम एंड स्पीड स्टडी बात की थी, मोशन स्टडी की बात की थी, ठीक है। FW टेलर क्या मानते थे कि जब भी आपको काम को आसान करना है, ठीक है, काम को स्मूथली वर्क करने के लिए देना है, तो आपको क्या करना होगा, उसकी टाइम और स्पीड पे एक चेक रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अननेसेसरी इमोशंस होते हैं, ठीक है, यानी अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं काम के दौरान, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन करना है कि ये मोशन जो है मतलब जो आपके मतलब जिनका कोई काम नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है, इन मोशंस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, फाइन। तो FW टेलर ने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमारे में क्वेश्चन क्या है कि मोशन स्टडी इनिशिएट किसने किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो इनिशिएट किसने किया था, तो आपको आंसर क्या देना होगा, फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट ने, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे FW टेलर भी ऑप्शन में है, ओके। यहाँ FW टेलर भी ऑप्शन में है, लेकिन आपका आंसर FW टेलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, फाइन। तो मोशन स्टडी क्या होता है, बेसिकली जो अननेसेसरी मोशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कम करना है, सो दैट कि एक प्रॉपर टाइम में हमारा काम जो है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, HRIS goes through various stages except, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेज नहीं होते, ओके। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, एक सिस्टम डिजाइन किया गया जिसमें कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन है कि कौन कब आया, कब अपॉइंट हुआ, उसकी कौन सी ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद वो आगे कौन सी जगह ले सकता है, कौन सी डेजिनेशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, अभी उसकी करंट डेजिनेशन क्या है, अभी तक कितना उस पर स्पेंड हो गया, कितनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड हो गया। तो बेसिकली ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, ओके। और ये रिकॉर्ड जो है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जुड़ा हुआ,
ऑर्गेनाइजेशन से वो इसको एक्सेस कर सकता है। इसीलिए इसको टेक्निकली जो है बेसिकली आपने इसको क्या किया, इसको जो है रखा हुआ है। ओके, इसको कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो बेसिकली अभी आप देखोगे कि कोई भी रिकॉर्ड आप रख रहे हो, कोई भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रॉपर डिजाइनिंग और एक प्रोजेक्ट की डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो ये तो इसके स्टेजेस में आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अब देखोगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इम्प्लीमेंट करने के साथ ही तो आपका काम नहीं खत्म हो जाता। आपको बाद में भी देखना होगा कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो इसके लिए भी आपको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में जितनी चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या आंसर होगा, कौन सा इसका स्टेज नहीं है, तो इसमें आंसर होगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आप ये नहीं देखते अल्टरनेटिव का आइडेंटिफिकेशन इसमें नहीं करते। फाइन, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिट्रेचमेंट इज गवर्न बाय द प्रोविजन। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो कि रिट्रेचमेंट मैंने आपको जो है हम लोग जब पहले बार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हम लोग ने इन चीज़ों को पढ़ा था। ठीक है, रिट्रेचमेंट बेसिकली होता क्या है, रिट्रेचमेंट में किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉय, ठीक है, जो है अलग हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, बेसिकली उसमें रिट्रेचमेंट आता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि रिट्रेचमेंट नहीं माना जाता, कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी एम्प्लॉय की हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है और उस केस में आपने उसको टर्मिनेट किया, तो वो रिट्रेचमेंट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आपने उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया, ठीक है, तो भी वो रिट्रेचमेंट नहीं कहलाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है या उसका रिटायरमेंट का टाइम आ ही चुका है, अगर इस केस में भी वो कंपनी से सेपरेशन ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेशन ले रहा है, तो वो भी रिट्रेचमेंट नहीं कहलाएगा। तो यानी इन सारी चीज़ों के अलावा किसी भी रीजन से अगर वो कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रिट्रेचमेंट पे डालते हैं। फाइन, और ये किसमें कहा गया था, इसके लिए प्रोविजंस किसमें बने थे, बेसिकली इसमें प्रोविजंस इसमें को जो इसके प्रोविजंस थे वो बने थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के ही सेक्शन 2O में, ठीक है, 2O में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया, रिट्रेचमेंट को क्या इसमें किए हैं, इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और चैप्टर 5th बी में जितने भी आपके प्रोविजंस हैं ले ऑफ, रिट्रेचमेंट या क्लोजर से रिलेटेड, वो सारी चीजें भी उसमें दी गई है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में रिट्रेचमेंट को डिफाइन किया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, तो सेक्शन 2O में और चैप्टर 5th बी, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के चैप्टर 5th बी में प्रोविजंस बने हुए हैं रिट्रेचमेंट, ले ऑफ और क्लोजर के लिए। फाइन, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी डेफिनेशन है रिट्रेचमेंट से रिलेटेड, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर रखी गई है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि सिस्टम अप्रोच जो है बेसिकली किसके काम पर बेस्ड है, किसने ये चीज़ों को जो है बेसिकली लाया था। तो इसमें हम लोग आपको बता दें कि ये है जो सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, तो ये 1940 में बेसिकली आया था, जिसको कि एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था, लुडविग वॉन बर्तालेंसी। ठीक है, तो लुडविग इसका आंसर होगा, बेसिकली लुडविग वॉन ने इसको लेकर के दिया था, इस टर्म को दिया था सिस्टम अप्रोच को। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बताया था जनरल सिस्टम थ्योरी की बात की थी, यानी कि हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक तरह का सिस्टम है, वो एक दूसरे से उनकी जितनी एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है हमारे एनवायरनमेंट में। फाइन, तो लुडविग वॉन ने यही बात कही थी, और इसी सिस्टम अप्रोच को जो है रॉस एशबाई ने 1964 में इसको और भी इसके बारे में चीज़ों को बताया था।
फाइन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम अप्रोच कब आया, तो ये 1940 में आया, लुडविग वॉन ने दिया इसको फर्दर एक्सप्लेन किया रॉस एशबाई ने 1964 में, ठीक है। और इस सिस्टम के हिसाब से हर एक चीज क्या थी, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी वो इंटरडिपेंडेंट है, फाइन। फिर तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, लुडविग वॉन बर्टेलन फी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, कैरेट एंड स्टिक मेथड ऑफ लीडरशिप इज, ठीक है। आपको बताना है कि कैरेट एंड स्टिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये जो लीडरशिप का मेथड है ये किसका है, मतलब ये लीज फायर या ऑटोक्रेटिक टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, इसमें से कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं कि कैरेट एंड स्टिक जो टर्म है ये जेरमी बेंथम ने दिया था। जेरमी बेंथम ने क्या कहा था कि उन्होंने मोटिवेशन के एक तरीके को बताया जिसका नाम था कैरेट एंड स्टिक मेथड ऑफ मोटिवेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप क्या करते हो, आप मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो दो तरीके से। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप उसको कैरेट दे रहे हो, यानी कि कैरेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिवॉर्ड की बात की जा रही है। और अगर कोई काम बुरा कर रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, गलत कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, यानी कि स्टिक प्रोवाइड कर रहे हो, फाइन। तो यहाँ पे स्टिक का मतलब हुआ पनिशमेंट और कैरेट का मतलब हुआ रिवॉर्ड, ओके। तो ये किस में आएगा, बेसिकली ये ऑटोक्रेटिक में आएगा। ऑटोक्रेटिक में तो यही चीज होता है, आपके ऊपर जो हायरकी जो पर्सन होता है वो आपको कंट्रोल करता है। आप अच्छा काम करते हो वो आपको रिवॉर्ड देता है, अगर आप बुरा काम करते हो तो वो आपको पनिशमेंट देता है, फाइन। तो कैरेटिनिस्टिक मेथड ऑफ लीडरशिप क्या है, एक ऑटोक्रेटिक मॉडल है, एक ऑटोक्रेटिक प्रोसेस है, और इसको किसने दिया था, जेरमी बेंथम ने, फाइन। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओके। कैरेटिनिस्टिक मेथड ऑफ लीडरशिप इज द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, फाइन। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स शैल बी प्रोहिबिटेड इन द डैश ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1947। आपको बताना है कि जो यंग पर्सन्स हैं, ठीक है, उनके डेंजरस मशीन पे उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, किस फैक्ट्री एक्ट 1947 के किस सेक्शन में प्रोहिबिटेड है, ठीक है, मना किया गया है। तो बेसिकली ये किस में है, ये सेक्शन 23 में कहा गया है। सेक्शन 23 फैक्ट्री एक्ट 1947 के सेक्शन 23 में मना किया गया है कि जो लोग आप उन यंग पर्सन्स को आप क्या कर सकते हो, डेंजरस मशीन पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो अनलेस अनटिल उनको आपने सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया, उनको सुपरविजन प्रोवाइड कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1, फाइन। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई एक्ट पढ़ो ना तो उसके जो मेन सेक्शंस हैं उनको डेफिनेटली पढ़ लो, बिकॉज इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बनते हैं, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी आपके उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जो दूसरे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं वो बनते हैं। अगर हम लोग पीएसयूज की बात करते हैं तो पीएसयू में आपके कोल इंडिया और बाकी सारे लोग जो हैं, ठीक है, जो लोग बेसिकली अलग से अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं तो वो लोग आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, ठीक है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, उनके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, आपको जिस हिसाब से आप एग्जाम दे रहे हो उस हिसाब से आपको डेटा जो है बेसिकली याद करके रखना है, फाइन। तो ये आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है आज की क्लास से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। और इसके क्लास के एंड में आपको एक पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप उसे डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for getting notification of upcoming topics. Thank you so much guys. Bye bye, take care.